हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5। और बच्चों, आज की जो क्लास है वो हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। याद है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर कि आज की क्लास में हम मार्जिनल रिलीफ करेंगे। बच्चों, मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? अगर आपको याद हो, लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने सरचार्ज पढ़ा था सरचार्ज। सबको समझ में आया था बच्चों सरचार्ज? तो सरचार्ज से जुड़ा हुआ है रिलीफ। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पढ़ा था सरचार्ज में कि अगर नेट इनकम 50 लाख से ज्यादा हो तो 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से ज्यादा हो तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा हो 25% और 5 करोड़ से ज्यादा हो तो 37%। ये सरचार्ज के रेट थे बच्चों, टैक्स ऑन टैक्स। अब हम लोग जो सरचार्ज करेंगे वो सरचार्ज कर रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट करेंगे, वो जो कॉन्सेप्ट करेंगे उसका रिलेशन डायरेक्टली किसके साथ है? आपके सरचार्ज के साथ। दिक्कत क्या है, आज उस दिक्कत के बारे में समझेंगे और फिर उसके रिलीफ समझेंगे कि गवर्नमेंट ने कैसे रिलीफ दिया। आओ समझते हैं। मैं कुछ प्रैक्टिकल बात करता हूं। हमारे आज टॉपिक का नाम है बच्चों मार्जिनल रिलीफ। इस टॉपिक में मैं बार बार रिलीफ बोल रहा हूं। रिलीफ का मतलब क्या है बच्चों? टू रिलैक्स या फिर बेनिफिट देना, एग्जेम्पशन देना। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक रिबेट दे दी, उसको क्या बोलेंगे? रिलीफ। बच्चों, एक्चुअल में हुआ क्या? एक्चुअल में कहानी ये हुई कि मान लेते हैं एक मिस्टर एक्स है जिसकी एज 51 ईयर्स है। वो एक कंपनी में काम करता था। उसकी सैलरी, उसकी जो नेट इनकम है वो है कितनी है? 50,01,000 रुपी। प्लीज इस बात को इग्नोर करो। 1 रुपए कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। हम लोग अभी यहां पर मतलब समझ रहे हैं। पहले मतलब समझाऊंगा, फिर प्रैक्टिकल एक एग्जांपल एक और भी दूंगा, ठीक है? बट पहले समझते हैं। मान लो नेट इनकम कितनी है? 50,01,000 रुपी। अब हुआ क्या? क्वेश्चन बोलता है आपने इसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? इसकी टैक्स लाइबिलिटी। ओके, मिस्टर एक्स की, जिसकी उम्र कितनी है? 51। नेट इनकम कितनी है? 50,01,000 रुपी। कंप्यूट इज टैक्स लाइबिलिटी। आपने इसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। तो बच्चों, कैसे हम इसकी टैक्स लाइबिलिटी फाइंड आउट करेंगे? अब देखो हुआ क्या। आपके लिए बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। स्लैब रेट लगा देंगे, फिर उसके ऊपर सरचार्ज लगा देंगे, उसके ऊपर सेस लगा देंगे और काम खत्म, जैसे हम लोगों ने पहले किया था। बट बेटा ऐसा नहीं होगा। जब आप सरचार्ज लगाते हो, कभी एक चीज को नोटिस करना, जिसकी कमाई 50 लाख रुपए की है उसके ऊपर तो गवर्नमेंट ने कोई सरचार्ज नहीं लगाया। जिसकी कमाई 50 लाख 1 रुपए भी बढ़ गई, उसके ऊपर क्या लगा दिया गवर्नमेंट ने? सरचार्ज। अब ऐसे करने से क्या हो रहा है? जो 50 लाख 1 रुपया बेचारा ज्यादा कमा रहा है, सिर्फ 1 रुपया 50 लाख वालों से, तो क्या उसका टैक्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गया? ये देखो, मैं कंपेयर करता हूं कि मान लो किसी इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख रुपए है, एज्यूमिंग नेट इनकम एज ₹50 लाख। टैक्स निकालते हैं। चलो आओ टैक्स निकालें। पहले 2.5 लाख रुपए पर, पहले 2.5 लाख रुपए पर, पहले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स कितना हो गया बेटा? निल। अगले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स कितना हो गया? 5%, विच इज इक्वल टू 12,500। अगले 5 लाख रुपए पर टैक्स का रेट हो गया 20%, विच इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस बच गया 40 लाख रुपीज, है ना? और इस पर 30% का टैक्स लगाया तो कितना आया? 12 लाख रुपीज। टोटल टैक्स कितना आया? 13,12,500। ठीक है बच्चों?
तो अगर मेरी इनकम 50 लाख होती तो ये होता। अब एक्चुअल में मेरी इनकम कितनी है? एक्चुअल नेट इनकम कितनी है? एक्चुअल में नेट इनकम है मेरी बच्चों 50 लाख 1 रुपया, 50 लाख 1 रुपया। ओके, मेरी इनकम कितनी ज्यादा बढ़ गई? 1 रुपए से ज्यादा बढ़ गई। तो भाई टैक्स कितना ज्यादा होना चाहिए? अगर आपकी इनकम, मान लो आपकी इनकम आज 10 लाख रुपए है, क्या कभी किसी इंसान का 10 लाख से ऊपर का टैक्स बन सकता है अगर 10 लाख की इनकम है तो? नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही बच्चों, जब मेरी इनकम 50 लाख थी तो मेरा टैक्स है 13,12,500, बट जैसे ही मेरी इनकम 50 लाख 1 रुपया हो गई तो मेरी टैक्स लायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। कैसे? आओ देखें। देखो, टैक्स की अगर हम बात करें तो टैक्स तो ऑटोमेटिकली मैं यही वाली कैलकुलेशन लिख देता हूं, 13,12,500 ही आएगा, ज्यादा फर्क तो नहीं होगा इसके अंदर। 1 रुपए का जो है वो आखिरी वाले में आ जाएगा, तो उसका 30 पैसे लगा लो, यही होगा ना। बट अगर मैं उसको इग्नोर कर दूं, राउंड ऑफ ही करता हूं एंड में, तो मैं इसको इग्नोर ही कर देता हूं। 13,12,500 प्लस क्या लगेगा? सरचार्ज। क्या लगेगा? सरचार्ज। अब सरचार्ज तो बेटा इस पर लगेगा? नहीं लगेगा, इस पर लगेगा। सरचार्ज का रेट कितना है? 10%। कितना हो गया? 1,31,250। टोटल टैक्स कितना हो गया बेटा? 14,43,750। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपकी इनकम कितनी बढ़ गई? कितनी बढ़ गई? 100 करोड़। कितनी बढ़ गई? 1 रुपया। टैक्स कितना बढ़ गया? अभी तो सेस ऐड नहीं किया मैंने, अभी तो सिर्फ टैक्स बोल रहा हूं। 13,12,500 और 14,43,750, टैक्स कितना बढ़ गया? 1,31,250। भाई क्यों दूं? जब इनकम 1 रुपए से बड़ी है तो मेरा टैक्स इतना ज्यादा क्यों? इज दैट क्लियर? तो गवर्नमेंट ने को जब उस बंदे ने ये बात बताई होगी, मिस्टर एक्स ने, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी, हम आपको रिलीफ दे देंगे। क्या दे देंगे? रिलीफ माइनस मार्जिनल रिलीफ। ओके सर, मार्जिनल रिलीफ सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? आओ देखें जरा मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन। तो मार्जिनल रिलीफ का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, याद रखना है। डिफरेंस मार्जिनल रिलीफ मिलता कब है? पहले तो ये बताओ। जब टैक्स का डिफरेंस क्या हो? ज्यादा हो। किससे? इनकम के डिफरेंस से। यानी मेरा जो इनकम का डिफरेंस है वो कितना है? 1 रुपया। टैक्स का डिफरेंस कितना है? 1,31,250। तो अगर डिफरेंस इन इनकम देखें तो वो सिर्फ 1 रुपया है, और डिफरेंस इन टैक्स देखें तो ये 1,31,250 है। तो कितने का मार्जिनल रिलीफ मिल जाना चाहिए बच्चों? 1,31,250 माइनस 1 रुपी। यानी गवर्नमेंट कहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा, अगर इनकम बढ़ गई तो ज्यादा से ज्यादा तुमसे टैक्स कितना ले सकते हैं? 1,31,000, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा कितना टैक्स ले सकते हैं? जब 1 रुपए से इनकम बढ़ी तो टैक्स ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया हो सकता है। 1 रुपए से ज्यादा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए गवर्नमेंट आपको क्या दे देगी बच्चों? रिलीफ दे देगी। फॉर्मूला क्या है रिलीफ का? डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम। ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले के बेसिस पे रिलीफ निकालेंगे 1,31,249। ये मैं इसमें से माइनस कर देता हूं बच्चों, 131,249, और आप लोगों की टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 13,12,501। अब देखो बिल्कुल सही है। मेरी इनकम कितनी थी बच्चों? मेरी इनकम कितनी थी? 50 लाख 1 रुपया। 50 लाख से कितना ज्यादा? 1 रुपया। तो टैक्स भी तो 1 रुपया ज्यादा होना चाहिए यार। सही बात है ना? इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। बस सवाल यही है। तो गवर्नमेंट ने आप लोगों को क्या दिया है? रिलीफ दिया है। अब इस रिलीफ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%।
अच्छा, अगर आप यहां पर भी कैलकुलेट करो तो देख लेते हैं कितना आता है। टोटल टैक्स लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है। आओ मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं, आप भी कर लो फटाफट। 13,000, सॉरी 13,12,500 पर कितना 4%, ये आ गया 52,500। 52,500 टोटल टैक्स कितना हो जाएगा ये? 13, 12, 500, ये हो जाएगा 13,65,000। 13,65,000। अब यहां पर भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये लगभग लगभग वही अमाउंट आएगा, 52,500.04 और टोटल टैक्स बन जाएगा 13,65,001.04। हालांकि प्लीज इग्नोर करो इन बातों को कि ये सर आपने 1 रुपये 4 पैसे, ये तो बाद में राउंड ऑफ ही हो जाता है। मैं आपको अब आज इसका सेक्शन भी बताऊंगा कि इस सेक्शन के बेसिस पे राउंड ऑफ कर सकते हैं, बट अभी कॉन्सेप्ट समझो। कितने से इनकम बढ़ी? 1 रुपये से। अगर मैं टैक्स लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरा टैक्स जो बढ़ गया वो 1 रुपये 4 पैसे से बढ़ गया। गवर्नमेंट ने मार्जिनल रिलीफ जरूर दिया है बच्चों, बट टैक्स पे मार्जिनल रिलीफ है, सेस पे कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं है। तो अगर आपकी इनकम 1 रुपये से बढ़ी है तो टैक्स 1 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकता, बट सेस तो लगेगा ही ना। तो उस 1 रुपये पर 4% लगाएंगे तो 0.4 यानी 0.04, 4 पैसा बनेगा बच्चों। तो टोटल बन गया 1 रुपये 4 पैसे। हमारा डिफरेंस 1 रुपये 4 पैसे का आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। मेरा आंसर 50 लाख 1 रुपए के लिए, मेरा आंसर ये है आप लोगों के सामने 13,65,001.04, ये मेरा आंसर है। और आपको मैं बता दूं, अब डिफरेंस मैंने बता दिया, मतलब समझ में आ गया मार्जिनल रिलीफ का। अब मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। सेक्शन 288B, याद है बच्चों इनकम टैक्स में कितने सेक्शंस हैं? 298, मैंने आपको बताया था। सेक्शन 288B पता है क्या है? टैक्स लायबिलिटी राउंड ऑफ। हमने अभी तक कुछ ज्यादा सेक्शंस नहीं किए हैं बेटा, साथ साथ आपको पता है याद करने हैं, तो प्लीज नोट करेंगे और याद करेंगे। सेक्शन 288B टैक्स लायबिलिटी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 रुपी। गवर्नमेंट कहता है कि हम लोग सिर्फ रुपए 10 रुपए में बात करेंगे भाई, हम 10 रुपए से कम नहीं करेंगे। तो अगर मान लो एंड वाला जो डिजिट है वो 5 होता है, या फिर एंड वाला डिजिट 6 होता है, या फिर एंड वाला डिजिट 7 होता है, तो मैं उसको 10 कर दूंगा। और अगर एंड वाला जो डिजिट है वो 4 होता है, या 4.5 होता है, या 3 होता है, या 2 होता है, तो ऐसे केस में मैं इसको 0 पे ले आऊंगा। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली इस एग्जाम्पल के साथ समझना, मेरा टैक्स लायबिलिटी आ रही है बच्चों 4,02,48, ये मेरी टैक्स लायबिलिटी है। गवर्नमेंट कहता है एज पर सेक्शन 288B आप इस टैक्स लायबिलिटी को राउंड ऑफ कर दो। राउंड ऑफ करो तो मेरा आंसर क्या होगा? 4,00,250। 48 है ना बेटा, कहां चले जाएगा? नेक्स्ट 10 रुपी पर 50। और अगर मेरी टैक्स लायबिलिटी होती 4,02,45 तो भी 50 में जाता। 44 तो होती सेक्शन 288B के हिसाब से, तो मेरा आंसर होता 4,02,40। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी, और टैक्स लायबिलिटी का राउंड ऑफ इस तरीके से करते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में बच्चों सेक्शन 288B जो हम बात करते हैं टैक्स लायबिलिटी राउंड ऑफ, वो टैक्स लायबिलिटी को राउंड ऑफ करता है। एग्जैक्टली इसी के जैसा एक और सेक्शन है जिसमें हम टोटल इनकम को राउंड ऑफ करते हैं। इसको राउंड ऑफ करते हैं टोटल इनकम को। ये देखो सेक्शन 288A
टोटल इनकम राउंड ऑफ, याद रखें हमेशा, अगेन टू द नियरेस्ट 10 रुपी, टू द नियरेस्ट 10 रुपी। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? टू द नियरेस्ट 10 रुपी। तो इसका मतलब अगेन फिर से वही हो गया कि अगर मेरी इनकम आखिरी वाला जो डिजिट है उसमें मेरा 5 या 5 से ऊपर कुछ है तो वो अगले 10 में चले जाएगा, और अगर 5 से कम है तो 0 में चले जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है जी। तो ये टोटल इनकम का राउंड ऑफ का सेक्शन 288 ए याद रखना है, और टैक्स लायबिलिटी का सेक्शन का याद रखना है राउंड ऑफ 288 बी। अब ये टोटल इनकम क्या होता है, नेट इनकम क्या होता है, ये सब बातें हम बाद में पढ़ेंगे। ये वो इनकम है, बेसिकली मैं आपको बोल दूं, ये वो फाइनल इनकम है जिस इनकम पे आपको टैक्स पे करना। सिंपल, ये वो फाइनल इनकम है जिस पे आपको टैक्स पे करना। और गवर्नमेंट कहता है इस भी उसको इस इनकम को भी मैं डेसिमल्स में या आखिरी वाली डिजिट 3 4 नहीं लिखूंगा, आखिरी वाली डिजिट मेरे को 0 चाहिए। समझ में आ गई बात? तो ये जो मैंने आज अभी आपको करवाया, दिस इज मार्जिनल रिलीफ। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा। मैं आपको कम से कम 2 क्वेश्चन कराऊंगा। जब आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे ना तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, आओ 2 क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं। अच्छा, अभी ना एक काम करते हैं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि मार्जिनल लीफ क्या सर हमेशा ही मिलता रहेगा? नहीं बेटा, मार्जिनल लीफ एक टाइम पे आके खत्म हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर मार्जिनल लीफ एक टाइम पे आके कैसे खत्म हो जाएगा? मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन को चेंज नहीं करता, मिस्टर एक्स है ना, मिसेस एक्स कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज 51 ही रखता हूं, क्योंकि स्लैब वही चाहिए होगा मुझे उसके लिए। तो मैं अभी जो एज है ना, मैं वो 60 से बिलो वाला ही एज रख रहा हूं। ठीक है बेटा, बाद में कराएंगे, इसका भी एक क्वेश्चन दूंगा मैं, होमवर्क में दूंगा कुछ, तो आप लोग जरूर करना। मिसेस जेड एज 51 ईयर्स, हर नेट इनकम इज रुपीज 51 लाख। कंप्यूट हर टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूट हर टैक्स लायबिलिटी। नोट किया? सिंपल क्वेश्चन है। 51 ईयर्स की एज है बच्चों, तो स्लैब लगेगा पहले वाला। तो मैं क्या करूंगा, एक तरफ कैलकुलेशन करूंगा 50 लाख के लिए। अब तुम कहोगे सर 50 लाख के लिए हमेशा क्यों करते हो? बेटा इसलिए क्योंकि 50 लाख एक आखिरी वो ऐसी इनकम है जिस पर सरचार्ज नहीं लगता है। मैक्सिमम इनकम जिस पर सरचार्ज नहीं लगता, लास्ट इनकम यही है, क्योंकि इससे 1 रुपया भी बढ़ने पर सरचार्ज लग रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि मेरी इनकम सिर्फ 1 रुपया बढ़ गई थी और मेरा टैक्स कितना बढ़ गया था, 1,31,250, क्योंकि सरचार्ज लग गया था। अब आपके इस वाले केस में भी सरचार्ज लगेगा, बट क्या आपका जो रिलीफ है, जो आपको रिलीफ मिलना चाहिए, तो क्या इतने बड़े अमाउंट का रिलीफ मिलेगा? नहीं बच्चों, रिलीफ धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। जैसे ही मैं 50 लाख से दूर होता जाऊंगा, रिलीफ एक टाइम पे आके खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिलीफ तब मिलता है जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो। और गलत क्या है कि टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है और इनकम का जो है वो कम है। डिफरेंस इन टैक्स और डिफरेंस इन इनकम में फर्क है। डिफरेंस इन टैक्स बहुत ज्यादा है, और वो जो दोनों का डिफरेंस है ना, टैक्स का और इनकम का, वो जो डिफरेंस है उसका मुझे गवर्नमेंट क्या देती है, मार्जिनल रिलीफ। आओ बच्चों एक बार ये क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे मार्जिनल रिलीफ कम होता जा रहा है। ये देखो 50 लाख रुपए की इनकम है, टैक्स तो हम लोगों ने निकाल ही लिया था पहले, कितना निकाला था वो देख लेते हैं, 13,12,500 है कि नहीं? 13,12,500। ओके, मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर भी एक इनकम कैलकुलेट करूंगा जो मेरी एक्चुअल वाली है। मेरी एक्चुअल इनकम है बच्चों 51 लाख। अब मैं इस पर टैक्स निकालूंगा, तो पहले 2.5 लाख रुपए पर 0, अगले 2.5 लाख रुपए पर 5% विच इज 12,500, नेक्स्ट 5 लाख रुपीज पर 20% विच इज 1 लाख रुपीज,
और बैलेंस जो अमाउंट है वो है 41 लाख रुपीज, उसका आ जाएगा 30%। कितना आ जाएगा ये? 12,30,000। टोटल टैक्स हो गया 13,42,500। ठीक है बेटा। इसके बाद अब आपने सरचार्ज ऐड करना है बच्चों, प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ, अब सरचार्ज कितना? 50 लाख से ऊपर है ना, सरचार्ज लगेगा कितना? 10%। सो 134250। तो मेरा टोटल टैक्स कितना हो गया? 50, ये हो गया 7, ये हो गया 6, 7, ये हो गया 4 और ये हो गया 1। 14,76,750 मेरा टैक्स आ रहा है बच्चों। मेरी इनकम कितनी ज्यादा है? 1 लाख रुपए ज्यादा है। मेरा टैक्स कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। आओ जरा देखें बहुत ज्यादा कितना ज्यादा होता है। ये जो टैक्स का डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है 14,76,750 माइनस 13,12,500, 164,250। ठीक है बेटा, 164,250। अब 164,250 का मेरा क्या बनता है? टैक्स मेरी क्या बनती है? टैक्स का डिफरेंस बनता है, मतलब इतना मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि इनकम मेरी 1 लाख रुपए की बनी है। अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा होता तो क्या मैं इतना टैक्स देता? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो बात हो रही है, वो सोचो। नहीं पॉसिबल, गलत है सर ये। तो मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। कितने का? 164,250, यानी डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम। कितने का रिलीफ मिलेगा बेटा? 64,250। तो मार्जिनल रिलीफ माइनस करते हैं इधर 64,250, और आपका टैक्स पता है कितना ज्यादा बना इसके कंपैरिजन में? 50 लाख वाले के टैक्स के कंपैरिजन में इसमें टैक्स कितना ज्यादा बना? इसमें सिंपली 1 लाख रुपए का फर्क होगा। कैलकुलेट करके देख लो बच्चों, यही आ रहा है 14,12,500। तो बेसिकली मेरे को मार्जिनल रिलीफ मिल गया। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपकी जितनी इनकम बढ़ी है ना, हम उससे ज्यादा टैक्स नहीं लगा रहे आपके ऊपर। समझ में आया? तो मार्जिनल रिलीफ 64,250 समझ में आया सबको? आप पिछले वाले टॉप क्वेश्चन में देखो आपको मार्जिनल रिलीफ कितना मिला था? 131,250, और यहां मार्जिनल रिलीफ क्या हो गया? कम, 64,250। इज दैट क्लियर? तो मार्जिनल रिलीफ कम करने के बाद आप सेस कैलकुलेट करोगे, फिर इसके बाद आपको आता है। ठीक है बेटा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये तो मेरे को सिर्फ एक बेस है। 50 लाख एक बेस है, 50 लाख के बेसिस पर मुझे सब कुछ करना है। समझ में आ गया? तो मैं HEC निकाल दूंगा, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी निकाल दूंगा। सिंपल। इज दैट क्लियर? तो एक क्वेश्चन और करके देखें, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं बच्चों। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं। सो मान लेते हैं नेट इनकम जो है सेम ऊपर वाले क्वेश्चन में ही, वो है 52 लाख। मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि कैसे इनकम बढ़ती जा रही है और टैक्स लायबिलिटी डिफरेंस इन रिलीफ जो है, जो रिलीफ है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। मैंने बोला ना, तभी हम इसको मार्जिनल बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं 50 लाख के मार्जिन में रहता हूं तो मुझे रिलीफ मिलना चाहिए। 50 लाख से दूर होता जाता हूं, मेरे को रिलीफ मिलना बंद हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो 52 लाख की अगर मेरी इनकम है तो मुझे रिलीफ मिलेगा, बट अगेन मेरे को पहले 50 लाख देखना है, और 50 लाख के हिसाब से मेरी जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो आ रही है 13,12,500। ओके। और दूसरी तरफ 52 लाख के लिए जब मैं निकालूंगा, 52 लाख के लिए जब मैं निकालूंगा ये, तो मेरा टैक्स कितना आ रहा है? तो टैक्स लायबिलिटी निकालने जा रहा हूं 52 लाख के लिए। पहले 2.5 लाख पर तो जीरो हो गया, अगले 2.5 लाख पर 5%, विच इज 12,500,
अगले 5 लाख पर 20%, विच इज 1 लाख। बैलेंस 42 लाख पर 30%, तो ये हो गया 12,60,000। टोटल हो गया 13,72,500। यही बनेगा 13,72,500 प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, तो ये आएगा 13,7,250। 14, नो सॉरी नॉट 14, मेरे ख्याल से 15 बन जाएगा। 0, 5, 7, 9, 10, 15,09,750। बेटा मेरी इनकम कितनी बढ़ गई? 2 लाख से। अच्छा, मेरे कहने का मतलब यहां पे ये है कि अगर मेरा जो टैक्स का डिफरेंस होता वो 2 लाख से अगर कम होता तो मुझे रिलीफ नहीं मिलेगा। सही हो गया ना फिर तो आपके साथ? यही तो आप चाहते थे ना कि आपकी इनकम अगर आज 10 लाख रुपए है तो आपका टैक्स 10 लाख से ज्यादा क्यों? यही तो दिक्कत थी ना। पर अगर 10 लाख के बराबर आ गई या 10 लाख से कम हो गई तो ठीक हो जाएगा, फिर आपको रिलीफ मिलना बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। आओ देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। डिफरेंस इन टैक्स देखते हैं कितना आ रहा है। और जो मुझे दिख रहा है यहीं से ही वो दिख रहा है कि 2 लाख रुपए से कम होगा। 15,09,750 माइनस 13,12,500, 197,250। तो अगर आप ध्यान से देखो मेरा टैक्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन टैक्स, वो कितना है बच्चों? डिफरेंस इन टैक्स क्या हो गया और डिफरेंस इन इनकम क्या हो गया? ज्यादा। तो ये तो नॉर्मल चीज हो गई। अब क्यों रिलीफ चाहिए? अब क्यों रिलीफ चाहिए? रिलीफ इसीलिए तो नहीं मिल रहा था ना क्योंकि आपका टैक्स का बर्डन आपके ऊपर ज्यादा पड़ रहा था, इनकम कम थी। अब यहां पर तो उल्टा हो गया, ये तो बढ़िया हो गया, यही तो चाहिए था। तो अब आपको रिलीफ क्यों चाहिए? हम आपको रिलीफ नहीं देंगे, रिलीफ देना बंद। इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा लेवल आता है जब जिस इनकम का एक लेवल ऐसा आता है उस इनकम पे टच करने के बाद से रिलीफ मिलना बंद हो जाएगा। यानी जब रिलीफ कब बंद हो जाएगा बच्चों? रिलीफ कब बंद हो जाएगा? रिलीफ नो रिलीफ इफ डिफरेंस इन टैक्स इज is less than or equal to difference in income। या तो दोनों के दोनों सेम हो जाए, यानी टैक्स भी 2 लाख का, इनकम भी 2 लाख का डिफरेंस है तो ठीक है। या फिर 2 लाख का टैक्स है, 1 लाख की इनकम का डिफरेंस आ रहा है, 90,000 आ रहा है, 1.5 लाख आ रहा है, 1,80,000 आ रहा है, 90,000 आ रहा है, 197,250 आ रहा है यहां पर। तो इसका मतलब है आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो बच्चों मैं यहां पे कोई मार्जिन रिलीफ माइनस नहीं करूंगा, सिंपली इसके बाद क्या लगा देंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन से एट द रेट ऑफ 4%, वो आप आगे करना जानते हो, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया सबको? इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों ने देखा कि जब मेरी इनकम 50 लाख 1 रुपी थी तो मेरी मार्जिनल रिलीफ मुझे जो मिला था उस वक्त वो कितना था? 131,250 का, 131,250 का। जब मेरी इनकम 51 लाख हो गई तो मेरा जो मार्जिनल रिलीफ आया था वो कितना आया था? तब आया था बेटा मार्जिनल रिलीफ 64,250 का। जब मेरी इनकम 52 लाख हो गई तो मेरा मार्जिनल रिलीफ क्या आया? मिला ही नहीं। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये सिचुएशन जो आज हम लोग 50 लाख के लिए पढ़ रहे हैं,
एग्जैक्टली वो सिचुएशन 1 करोड़ के आसपास भी बनेगी, 2 करोड़ के आसपास भी बनेगी और 5 करोड़ के आसपास भी बनेगी। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? क्यों? क्योंकि 2 करोड़ के और 5 करोड़ के केस में और 1 करोड़ के केस में भी सरचार्ज लगता है और सरचार्ज चेंज हो जाता है। आओ देखते हैं कि कैसे सरचार्ज चेंज हो जाता है और क्या क्या डिफरेंट मुझे करना पड़ेगा जब मैं 50 लाख वाले के केस में कर रहा हूं और जब मैं 1 करोड़ के केस में कर रहा हूं। आओ मैं कुछ एक एग्जांपल 1 करोड़ वाला का भी करके दिखाता हूं। ये देखो, assuming total income as rupees 1 crore 1 लाख। तो मैंने एक एजम्पशन ली है कि आपकी इनकम कितनी है बेटा? 1 करोड़ 1 लाख। कंप्यूट मार्जिनल रिलीफ एंड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है बेटा, तो मेरे को पास ये क्वेश्चन है, मैं कैसे इसको कैलकुलेट करूंगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 करोड़, जब बेटा 1 करोड़ 1 लाख है, इस पर आपने देखना है, तो आपको कंपेयर किससे करना है? 1 करोड़ से। नेट इनकम अगर मेरी 1 करोड़ होती तो मेरा टैक्स कितना होता? और अगर आज मेरी इनकम, नेट इनकम 1 करोड़ 1 लाख हो गई है, तो मेरे को टैक्स कितना देना पड़ रहा है और इसकी वजह से मुझे कितना मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए? तो मेरी नेट इनकम 1 लाख रुपए से बढ़ गई है बेटा। कितने से बढ़ गई है? 1 लाख। मुझे देखना है मेरे को टैक्स कितना देना पड़ता। पहले 2.5 लाख पर 0, अगले 2.5 लाख पर 5% विच इज इक्वल टू 12,500, अगले 5 लाख पर 20% विच इज इक्वल टू 1 लाख, और बैलेंस 90 लाख रुपए के ऊपर 30% विच इज 27 लाख। तो मेरा टोटल टैक्स आ गया 28,12,500। 28,12,500 मेरा टोटल टैक्स आ गया। क्या सरचार्ज नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। यही तो फर्क है। 50 लाख वाले केस में सरचार्ज नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि 50 लाख वो आखिरी ऐसी इनकम थी जिसमें सरचार्ज लगता ही नहीं। यहां पर क्या है, 1 करोड़ वाली इनकम पे सरचार्ज लगता है, बट कितना लगता है 1 करोड़ वाले पर? 10। सर 1 करोड़ से ऊपर जाने वाले पर कितना लगता है? 15। यही तो फर्क है। इस इंक्रीमेंटल सरचार्ज की वजह से बच्चों टैक्स लायबिलिटी में बहुत फर्क आ जाएगा। आओ देखते हैं, बस वही फर्क देखना है। अगर नहीं आया फर्क तो ठीक है सब कुछ, तो फिर रिलीफ नहीं मिलेगा। सो बच्चों अगर मैं ये कहूं कि मेरा ये, तो सरचार्ज निकालते हैं। सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, 281,250। मेरा टोटल टैक्स आ गया यहां पर 30,93,750 से सभी हमने किया नहीं। ठीक है, अब 1 करोड़ 1 लाख पे निकाल के देखते हैं बेटा। पहले 2.5 लाख रुपए पर तो 0 ही हो गई इनकम टैक्स। अगले 2.5 लाख रुपए पर आपका टैक्स है बेटा 5%, विच इज 12,500। अगले 5 लाख रुपए पर आपका टैक्स है बेटा 20%, विच इज 1 लाख रुपीज। बैलेंस 91 लाख रुपीज पर आपका टैक्स बनेगा 30%, विच इज इक्वल टू 27,30,000। टोटल 28,42,500। ठीक है बेटा, और प्लस क्या करेंगे इसमें? हम सरचार्ज करेंगे। बेटा देखो, ये देखो यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये डिफरेंस आना ही था। क्यों? वहां इनकम 1 करोड़ थी, यहां इनकम 1 करोड़ 1 लाख है। तो 1 करोड़ के हिसाब से देखा जाए, वो जो 1 लाख रुपए का जो डिफरेंस है, उसका 30% कितना बनता है? 30,000। वही तो डिफरेंस है। 28,12,500, 28,42,500, 30,000 का डिफरेंस है। बट दिक्कत सरचार्ज की भी है बेटा। सरचार्ज 15% हो गया, एडिशनल सरचार्ज लग गया। अब इसकी वजह से कितना टैक्स में फर्क आता है वो देखना है हमें। 28,42,500, 28
42,500 पर 15% सरचार्ज विच इज 426,375। सही कह रहा हूं? 15% सरचार्ज आ रहा है बेटा, 426,375। मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी हो गई 32,68,875। बेटा मेरी इनकम कितने से बढ़ गई? 1,00,000 रुपए से। टैक्स कितने से बढ़ गया? $1,75,125। अनफेयर हो गया ना आपके साथ? देखो, जब तक टैक्स तक बात थी तब तक ठीक था, जैसे सरचार्ज लगा अनफेयर हो गया, नहीं हो गया आपके साथ? बहुत अनफेयर हुआ आपके साथ। इनकम 1,00,000 बढ़ी है, टैक्स आपको 175 125 का चुराना पड़ा है। क्यों? मैं तो नहीं देता। तो आप गवर्नमेंट से क्या मांग रहे हो बच्चों? मार्जिनल रिलीफ। तो आप यहां मार्जिनल रिलीफ मांगोगे। कितने का मार्जिनल मिलेगा? डिफरेंस का, इसका डिफरेंस का 75,125। यानी आपका टैक्स भी इससे 1,00,000 रुपए ज्यादा आ जाएगा। 31,93,750। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है बेटा, तो 1,00,000 रुपए इनकम बढ़ गई, टैक्स भी 1,00,000 रुपए से बढ़ गया। बस इसके बाद सेस लगाने वाला काम तो आप कर ही लोगे, सेस तो इसके ऊपर लग जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मेरा मकसद जो था वो आपको समझ में आ गया बेटा। 1 करोड़ वाली बात समझ में आ गई। ऐसे ही 2 करोड़ होगा तो, जब 2 करोड़, मान लो 2 करोड़ 5 लाख के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, 2 करोड़ 5 लाख की आपकी इनकम है, तो आप 2 करोड़ के साथ देखोगे। 2 करोड़ यहां लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड पर, यहां लिखोगे 2 करोड़ और यहां लिखोगे 2 करोड़ 5 लाख। 2 करोड़ के हिसाब से आप टैक्स निकालोगे। ठीक है, टैक्स निकालने के बाद आप उसके ऊपर सरचार्ज ऐड करोगे। 2 करोड़ पे सरचार्ज कितना लगेगा? 15। 2 करोड़ से ज्यादा पर 25 है। और फिर जो 2 करोड़ 5 लाख वाला मैं कह रहा हूं, उस पर आप 25% के हिसाब से, सरचार्ज के हिसाब से टैक्स निकालोगे और देखोगे डिफरेंस इन इनकम कितना है और डिफरेंस इन टैक्स कितना है। अगर डिफरेंस इन टैक्स डिफरेंस इन इनकम से ज्यादा है तो आपको मार्जिनल रिलीफ जरूर मिलना चाहिए। बट अगर आपका डिफरेंस इन टैक्स डिफरेंस इन इनकम के इक्वल है या फिर डिफरेंस इन टैक्स कम है डिफरेंस इन इनकम से, तो ऐसे केस में आपको मार्जिनल रिलीफ कतई नहीं मिलना चाहिए। समझ में आ गई बात बच्चों? तो ये है आपका मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट जो मैं आज आपको करवा रहा था, आपका जो मेरा मेन पर्पस था। जी बच्चों, तो अब जो हम लोगों ने मार्जिनल रिलीफ पढ़ा है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखो, हम लोगों ने पिछली क्लास में भी इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म और नहीं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपीबीवाई और एजेपी, हम लोगों ने ये 4 लोगों के बारे में बात करी थी। बट अगर आपको याद हो, मैंने डेफिनेशन, पर्सन की डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी बताई थी। पर्सन में कौन कौन आते हैं बच्चों? सेक्शन 2 क्लॉज 31 याद करना है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपीबीवाई, लोकल अथॉरिटी और एजेपी। आज हम लोग बाकी के पर्संस के बारे में बात करेंगे और उसको क्लोज करेंगे कि उनके ऊपर क्या रेट्स एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ हो गया ना, अब हम पढ़ते हैं कंपनी के बारे में। तो लिखेंगे बच्चों सारे। अगर आप यहां पे हेडिंग लिख लो फ्लैट रेट तो ठीक होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले शुरुआत में ही ये बताया था, 2 तरह के रेट्स होते हैं, स्लैब रेट्स और एक फ्लैट रेट्स। तो अब जो हम लोग रेट्स पढ़ने जा रहे हैं वो फ्लैट रेट्स की बात कर रहे हैं। फ्लैट रेट्स बच्चों, फ्लैट रेट्स में हम बात करने जा रहे हैं टैक्स ऑन कंपनीज। टैक्स ऑन कंपनीज, ठीक है। अब टैक्स ऑन कंपनीज की जब हम बात कर रहे हैं, एक सेकंड,
टैक्स ऑन कंपनीज की जब हम बात करते हैं तो कंपनीज बच्चों दो तरह की होती हैं। एक कंपनी होती है डोमेस्टिक कंपनी और एक होती है फॉरेन कंपनी। एक होती है डोमेस्टिक कंपनी और एक होती है फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी दोनों के रेट्स के बारे में बात करेंगे हम, और उसको याद भी करेंगे आज के आज, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स का रेट है बेटा 30%। कितना रेट है? 30%। और फॉरेन कंपनी का टैक्स का रेट है 40%। डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी हो गई जो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगी। फॉरेन कंपनी वो होगी जो बाहर की कंपनी है और इंडिया में काम कर रही है। डोमेस्टिक कंपनी को 30% टैक्स देना है, फॉरेन कंपनी अगर इंडिया से पैसे कमाती है तो 40% टैक्स पे करना है। ये तो चलो ठीक है, पार्शियलिटी थोड़ी सी होनी भी चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा एक बात और लिखी है, इफ टर्नओवर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी does not exceed rupees 400 crore in previous year 2018-19, then tax rate will be 25%। फिर से मैं बता दूं, अगर आपकी कंपनी 2018-19 में 400 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर करती है या उससे कम करती है तो आपका टैक्स का रेट 25% है। अगर 18-19 में टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा हुआ तो टैक्स का रेट 30% ही रहेगा। ये कैसे? ये एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो आप बात देखो, हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? फाइनेंस एक्ट 20। फाइनेंस एक्ट 20 में प्रीवियस ईयर, कौन से प्रीवियस ईयर की बात हो रही है? 2021। यानी अब मैं प्रीवियस ईयर 2021 की बात करूं तो अगर मुझे ये पता लगाना है 2021 में मुझे टैक्स कितना रेट पे देना है, 2021 की टर्नओवर है, मान लो मेरी ये हो गई टर्नओवर और ये हो गई इनकम। यहां पे लिख देता हूं रेट एप्लीकेबल। अब टर्नओवर है मान लो इस पर मेरी 600 करोड़ की। अब आपके हिसाब से सर 400 करोड़ क्रॉस हो गई, नहीं, इसको नहीं देखना, आपको 18-19 की टर्नओवर देखनी है उसकी। मतलब पहले से वो बड़ी कंपनी थी या छोटी कंपनी थी। अगर 18-19 में उसका टर्नओवर मान लो 500 करोड़ था, यहां 550 हो गया 19-20 में, तो जो ये इनकम होगी ना बेटा 20-21 वाली, मान लो 20-21 में जो इनकम है वो आ रही है 50 करोड़ की, यहां आ रही है 48 करोड़ की और यहां आ रही है 48 करोड़ की। आपको 18-19 की इनकम के ऊपर रेट टैक्स नहीं लगाना, किसके ऊपर लगाना है? 20-21 के ऊपर। तो 20-21 के ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा? 18-19 में अगर आपकी इनकम 400 करोड़ से कम होती तो हम 25 लगाते, अदरवाइज कितना लगाएंगे? 30। सर इसके लिए, अरे भाई इसके लिए देखना है तो 2017-18 का टर्नओवर देखना होगा। अगर 2017-18 में 300 करोड़ रुपए थी, यानी 400 करोड़ से क्या थी? कम, तो 2019-20 में 25% का टैक्स लगा होगा। हम अभी करंट ईयर की बात कर रहे हैं और करंट ईयर हमारा कौन सा है? 2020-21। तो मैं 20-21 देखना है बेटा, 19-20 नहीं देखना। समझ में आती है बात? सो डोमेस्टिक कंपनी पर 30% का टैक्स रेट लगता है। अगर 18-19 में टर्नओवर 400 करोड़ तक की रही होगी तो 20-21 में तो आपका टैक्स है वो 25% हो जाएगा। हाँ जी, हेलो एवरीवन, माफ़ी चाहता हूँ फिर से आने के लिए। अच्छा, अभी जो आज का जो टॉपिक होगा वो जो मैं अभी जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो कंपनी का टैक्स रेट डिस्कस कर रहे हैं ना, कंपनी का टैक्स रेट। और कंपनी का टैक्स रेट पढ़ते पढ़ते भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट बताया आपको। डोमेस्टिक कंपनी का जो टैक्स रेट होता है वो कितना होता है? 30%। बट साथ में ये बात बताई कि अगर कोई भी कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 18-19 में 400 करोड़ तक का होगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने 25% का टैक्स रेट निकाला है।
तो अगर डोमेस्टिक कंपनी की टर्नओवर 18-19 में ना होकर, अब हम लोग क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं, ये हम लोग अब पढ़ रहे हैं 2021-22 के लिए, एग्जामिनेशन में हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए, और इसी रीजन से 18-19 की जगह फाइनेंस एक्ट 2021 में इसमें एक अमेंडमेंट आई। इफ टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 2019-20 does not exceed 400 crore rupees, then tax rate will be 25%। बाकी सब कुछ सेम। फिर से डोमेस्टिक कंपनी का वैसे टैक्स कितना है 30, बट अगर टर्नओवर 19-20 में 400 करोड़ रुपए तक का रहता है डोमेस्टिक कंपनी का, तो उसको 25% टैक्स पे करना होगा। बाकी सब कुछ वैसे ही सेम। तो 19-20 आ गया 18-19 की जगह पे। अब आपके सवाल, आपके दिमाग में आता होगा, सर ये 19-20 क्यों लेते हैं? क्योंकि 20-21 भी तो ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर देखना चाहिए ना, कंपनी को तो छोटी है बड़ी है, प्रीवियस ईयर देखना चाहिए। एक्चुअल में जो 19-20 की जो फिगर्स हैं, टर्नओवर वाली फिगर्स, ये टर्नओवर वाली फिगर कब कंफर्म होगी? 2020-21 में, जब उसकी क्या हो जाएगी, ऑडिट हो जाएगी। जब वो ऑडिट हो जाएगी ना, तभी पता चलेगा कि इसकी एक्चुअल सेल क्या है। इसी रीजन से 20-21 की टर्नओवर क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 21-22 में हमें टैक्स का रेट पता लगाना है, और 20-21 की टर्नओवर कब फाइनलाइज होगी? 21-22 में, जिसकी वजह से हम 20-21 की टर्नओवर नहीं ले सकते हैं, हमें 19-20 की टर्नओवर ही लेनी पड़ेगी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 19-20 की टर्नओवर मेरी 200 करोड़ है, और 20-21 में मेरी चाहे 500 करोड़ है, और इसमें मेरी चाहे 1000 करोड़ है, मेरा जो प्रॉफिट होगा, मान लो 100 करोड़ का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट पे मुझे टैक्स कौन सा देना है? 25% या 30%? मैं देखूंगा 19-20 में मेरी टर्नओवर 200 करोड़ है, जो कि 400 से कम है, तो इसलिए मुझे टैक्स कितना? 25% पे करना होगा। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से एक और एग्जांपल कराता हूं। मान लो मेरी 19-20 में टर्नओवर 0 है, मैंने कंपनी खोली ही अभी है, कब? 21-22 में ही काम स्टार्ट किया है, और 21-22 में काम स्टार्ट करते ही मेरी टर्नओवर 2000 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 2000 करोड़। और मेरा प्रॉफिट जो है वो करीब 200 करोड़ है। आपसे पूछा जा रहा है कि टैक्स कौन सा लगेगा, तो आप यहां पर क्या एडवाइस दोगे? सर हमें तो कानून देखना है, और कानून कहता है 19-20 में टर्नओवर 0 थी, यानी 400 करोड़ से कम थी, तो इस वजह से टैक्स का रेट यहां पर भी 25% ही लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल देख लो बस लास्ट, जहां पर 600 करोड़ की टर्नओवर है 19-20 में, यहां पर टर्नओवर उसकी 200 करोड़ हो गई, और यहां पर तो सिर्फ 50 करोड़ की टर्नओवर है 21-22 में। बट क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? जो भी प्रॉफिट होगा, मान लो 5 करोड़ का प्रॉफिट है, इस 5 करोड़ पे टैक्स लगेगा 30%, बिकॉज 19-20 में टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा थी। तो आपको हमेशा 19-20 की टर्नओवर देखनी है। समझ में आ गया? तो अब आपकी वीडियोस के अंदर 18-19 की बात की गई है, वहां की जगह 19-20 करना है अब आपको, बस। बाकी सब कुछ सेम, कोई और अमेंड नहीं है। थैंक यू बच्चों। मेड बिफोर 1976, बिफोर 1976। और ये जो एग्रीमेंट है ना, ये पता है किसके साथ हुआ एग्रीमेंट? गवर्नमेंट के साथ। अगर आप एक फॉरेन कंपनी हो, आपकी गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ था, और गवर्नमेंट को आप कोई रॉयल्टी उनसे लेते हो, रॉयल्टी लेते हो, तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे केस में टैक्स का रेट पता है कितना है? 50%। अगर फॉरेन कंपनी गवर्नमेंट के साथ कोई टाई अप होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, और फॉरेन कंपनी कुछ उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और फॉरेन कंपनी उसके बदले में रॉयल्टी लेती है, तो उस रॉयल्टी पर फॉरेन कंपनी को 50% टैक्स चुकाना पड़ेगा। समझ गए? एनी अदर इनकम, कोई भी नॉर्मल इनकम होगी तो 40% है, बट अगर रॉयल्टी इनकम होगी तो टैक्स 50% चुकाना होगा। शर्त यह है कि वो जो एग्रीमेंट होगा वो 1976 से पहले वाला होगा। अगर एग्रीमेंट 1976 के बाद वाला है, यानी 31 मार्च के बाद वाला है 1976, तो ऐसे केस में 40% टैक्स ही लगेगा। समझ में आया? इसको मोर डेप्थ में पढ़ने के लिए बच्चों आप लोगों को बुक दिया गया है, बुक के अंदर डेट्स अच्छे से दी हुई हैं। 1 अप्रैल 31 मार्च 1961 के बाद, यानी एक्ट, जब 1961 जब ये एक्ट आया था ना बच्चों, उसके बाद से ये रेट लगे थे 50% वाला। बट वही है कि वो आपको वहां से पढ़ना होगा, तो वो चीज आप वहां से अच्छे से पढ़ लो।
अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, टैक्स के रेट दो हैं फॉरेन कंपनी के लिए, एक 40% और एक 50%। 50% कब? जब रॉयल्टी इनकम कमाते हो, और 40% कब? जब रॉयल्टी इनकम नहीं, नॉर्मल इनकम कमाते हो। रॉयल्टी इनकम किससे कमाते हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कमाते हो। अगर आप रॉयल्टी इनकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कमाते हो तो आपको 50% टैक्स चुकाना पड़ेगा। सर बस इतना ही है क्या? नहीं बेटा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो है ही है, उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, है कि नहीं? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, वो तो लगेगा ही लगेगा। सर बस नहीं बेटा, इसके अलावा भी एक दो बातें हैं। इसके अलावा यह बात है कि सर कंपनीज में भी तो सरचार्ज लगता होगा। बिल्कुल बात सही है यार आपकी, बिल्कुल बात सही है। सर कंपनीज में सरचार्ज कितना लगता है? तो कंपनीज में जो सरचार्ज है ना, वो डोमेस्टिक कंपनी पे अलग है, फॉरेन कंपनी पे अलग है। देखो डोमेस्टिक कंपनी का तो ऑलरेडी टैक्स रेट बहुत कम है, तो सरचार्ज थोड़ा सा ज्यादा रखा है गवर्नमेंट ने। सरचार्ज एट द रेट ऑफ 7% इज एप्लीकेबल इफ नेट इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। यानी अगर आपकी कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा तो आपको सरचार्ज चुकाना होगा 7%। सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12% is applicable if net income exceeds 10 करोड़ रुपीस। सही बात है। अगर नेट इनकम 10 करोड़ क्रॉस कर गई तो सरचार्ज लगेगा 12%। अगर नेट इनकम 1 करोड़ क्रॉस कर गई तो सरचार्ज लगेगा 7%। समझ में आती है बात? अब सरचार्ज की बात करते हैं फॉरेन कंपनीज के लिए। सरचार्ज एट द रेट ऑफ 2% इज एप्लीकेबल if net income exceeds 1 crore. Surcharge at the rate of 5% is applicable if net income exceeds 10 करोड़। समझ में आता है बच्चों? तो अगर सरचार्ज 10 करोड़ क्रॉस कर जाए तो आपका सरचार्ज 5% है, और अगर 1 करोड़ क्रॉस कर जाए तो 2% है। फॉरेन कंपनीज के लिए सरचार्ज इसलिए कम है क्योंकि उनका टैक्स बहुत ज्यादा है। तो फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट कितना है सर? 40। सर अगर फॉरेन कंपनी का गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है और गवर्नमेंट से वो लोग रॉयल्टी लेते हैं या फीस फॉर रेंडरिंग, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज लेते हैं, और वो एग्रीमेंट 1976 से पहले हुआ था, तो ऐसे केस में आपको 50% टैक्स चुकाना पड़ेगा। सरचार्ज कितना लगेगा? या तो 2 या फिर 5। 2 कब? जब 1 करोड़ से ज्यादा होगा इनकम, और 5 कब? जब आपका 10 करोड़ से ज्यादा की इनकम होगी। अगर डोमेस्टिक कंपनी की बात करें, डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट है 30%। बट अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी की 18-19 में टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक की थी, तो 20-21 में जो टैक्स लगेगा वो 25% लगेगा बच्चों। इसके अलावा सरचार्ज की बात करें तो 7 और 12, यानी अगर नेट इनकम 1 करोड़ क्रॉस कर जाए तो सरचार्ज लगेगा 7, और नेट इनकम अगर 10 करोड़ क्रॉस कर जाए तो 12 लगेगा। समझ में आ गई बात? तो ये सरचार्ज वाली बातें। और इंपॉर्टेंट बात बताऊं क्या है? marginal relief is similarly applicable as done earlier in case of individuals, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। मेरी बात को ध्यान से समझना। मार्जिनल रिलीफ बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे पहले लगता था, तो मार्जिनल रिलीफ में कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि और कैलकुलेशन थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। चलो आओ इसका भी एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लेते हैं XYZ लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है बच्चों, और इस डोमेस्टिक कंपनी की नेट इनकम है
1 करोड़ 1 लाख। इस डोमेस्टिक कंपनी की टर्नओवर आज के टाइम पर है 20 करोड़ रुपए, और टर्नओवर 2018-19 में इसकी थी 5 करोड़ रुपए। आप समझ ही गए होंगे मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना दी हो तो आप एजम्पशन के बेसिस पे करोगे। एजम्पशन आप कुछ भी ले सकते हो, ये भी मान सकते हो कि टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, ये भी मान सकते हो टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है। बट आपको एक बात समझनी है कि आपको एजम्पशन जरूर लेनी पड़ेगी उस टाइम पर। मैंने यहां पे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दी है। अब देखो इसके बेसिस पर आपका टैक्स का रेट क्या लगेगा बताओ। बताओ एप्लीकेबल टैक्स रेट विल बी, कितना टैक्स रेट लगेगा बच्चों? 25%। कितना टैक्स रेट लगेगा? 25%। तो 25% का टैक्स रेट हम लोग लगाने वाले हैं इस इनकम पर। अब बच्चों आप लोगों को देखना है कुछ बातें, आओ जरा कुछ बातें देख लेते हैं। इस पर भी क्या सरचार्ज होगा, क्या रिलीफ होगा। तो जब मैं इस पर 25% का रेट लगाऊंगा नेट इनकम पर, तो मेरा टैक्स आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, टैक्स एट द रेट ऑफ 25%, क्योंकि फ्लैट लगेगा। तो आप लोग चेक करोगे 25 लाख रुपए, 25% आपने 1 करोड़ 1 लाख पे निकालना है। तो 1 करोड़ 1 लाख पर 25%, विच इज 25,25,000, 25,25,000। इस टैक्स पर आप लोग लगाओगे सरचार्ज, बिल्कुल लगाओगे, सरचार्ज लगाओगे ना, एट द रेट ऑफ, कितना लगेगा? डोमेस्टिक कंपनी है, 1 करोड़ से ज्यादा है, 7% सरचार्ज है ना, यही बात होती है। ये इस 25,25,000 रुपए के ऊपर 7% लगाया, ये आ रहा है 1,76,750। टोटल हो गया 27,01,750। ये मेरा टैक्स आ गया बच्चों। अब सवाल ये होता है सर मार्जिनल रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? बेटा अभी बताता हूं। मार्जिनल रिलीफ चेक करने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। आपको देखना है अगर इसकी इनकम 1 करोड़ होती, एज्यूमिंग नेट इनकम एज 1 करोड़ रुपीस, तो टैक्स कितना लगता? टैक्स तो सर 25% ही लगता। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही। टैक्स 25% के हिसाब से 25 लाख लगता, प्लस क्या लगता सर? सरचार्ज। अरे नहीं लगता सरचार्ज, क्यों सर? अरे 1 करोड़ से ज्यादा होने पर सरचार्ज है, कितना? 7%। यहां तो 1 करोड़ से कम है, कंपनीज की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो 1 करोड़ से ज्यादा होने पर सरचार्ज है, तो सरचार्ज नहीं लगेगा, तो मेरा टैक्स 25 लाख ही बनता है। यानी अगर मेरी इनकम 1 करोड़ होती तो 25 लाख देना पड़ता। आज मेरी इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, तो मुझे 27,01,750 देना पड़ रहा है। सवाल ये नहीं है कि टैक्स बहुत ज्यादा हो गया। 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख और 1 करोड़ के अंदर 1 लाख रुपए का डिफरेंस है इनकम में। जबकि टैक्स की बात करें तो टैक्स में कितना डिफरेंस है? 2,01,750। क्या मिलना चाहिए बच्चों? मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए सर। सर टैक्स 2,01,750, सर इनकम 1 लाख बड़ी है तो इतना क्यों देगा वो? बिल्कुल सही बात है बेटा, मैं भी तो यही कह रहा हूं। 2,01,750 माइनस 1 लाख रुपए, यानी 1,01,750, इतने अमाउंट का रिलीफ मिल जाएगा और उसको टैक्स चुकाना पड़ेगा 26 लाख रुपए का, प्लस सेस तो है ही है बेटा। सेस किसके ऊपर लगेगा? 26 लाख के ऊपर। 26 लाख के ऊपर मैं 4% का सेस ऐड करूंगा, तो ये आ जाएगा 1,04,000। तो मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी बच्चों 27,04,000 की। समझ में आया?
अब यही मैं 25 लाख के ऊपर 4% लगाता तो ये बनता 26 लाख का टैक्स। तो मेरा टैक्स में फर्क कितना, 1,04,000 का फर्क है। 1 लाख का फर्क क्यों है? क्योंकि इनकम ही 1 लाख बढ़ी है। प्लस 4,000 का फर्क क्यों है? क्योंकि सेस उसी 1 लाख के ऊपर सेस पे थोड़ी ना गवर्नमेंट रिलीफ दे रहा है। समझ में आ गई बात? तो 1,04,000 का फर्क आ रहा होगा। बिल्कुल, ये आपको समझ में अगर आ गया तो आपके ऊपर, आपके दिमाग में मार्जिन रिलीफ बस चुका है, समझ आ चुका है आप लोग। सिमिलर इन द केस ऑफ 10 करोड़ रुपीज। 10 करोड़ रुपीज होगा तो आपको क्या करना है, आपको पता है ना। 10 करोड़ से ज्यादा होगा तो आप कंपेयर करोगे 10 करोड़ से। 10 करोड़ वो आखिरी ऐसी इनकम है जिस पर सरचार्ज कितना होगा, 7%। 10 करोड़ से ज्यादा वाले पर कितना होगा, 12%। तो उसका जो डिफरेंस आएगा, फिर से कैलकुलेशन करोगे 7% निकालने के बाद और वहां 12% निकालने के बाद टोटल टैक्स करोगे और फिर कंपेयर करोगे इनकम को टैक्स के साथ। जब दोनों में डिफरेंस आ रहा होगा, जब टैक्स बर्डन ज्यादा पड़ रहा होगा एक एसएससी के लिए इनकम से भी ज्यादा, तो ऐसे केस में वो मार्जिन रिलीफ उम्मीद करता है कि गवर्नमेंट उसको रिलीफ देगी। समझ में आता है बच्चों? तो ये कंपनीज का रिलीफ है जो मैंने आपको भी बताया कंपनी के केस में। तो देखो रिलीफ सेम है, रिलीफ में कोई फर्क नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, लॉजिक समझो बस, रिलीफ क्यों मिल रहा है। समझ में आया? अब जो है ना हम लोग देखते हैं, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे कंपनीज हो गया बेटा, कंपनीज हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे के। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कंपनीज के बाद नंबर 2 फर्म्स। ठीक है, फर्म्स, फर्म्स के लिए पढ़ ले। फर्म्स के लिए बेटा टैक्स रेट सीधा सीधा है 30%। सर सरचार्ज लगता है? बिल्कुल लगता है सर। बेटा पहले एचईसी लिख लेते हैं, प्लस एचईसी एट द रेट ऑफ 4%। सरचार्ज तो कंडीशनल होता है, ये तो लगेगा ही लगेगा ना। सरचार्ज तो कंडीशनल होता है। सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12% is applicable if net income exceeds 1 करोड़ रुपीस। अगर मेरी नेट इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है बच्चों, तो मुझे सरचार्ज चुकाना होगा 12% का। सर इस पर भी रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट लगेगा? बिल्कुल वैसे ही लगेगा बेटा जैसे हम लोगों ने पढ़ा, बस सरचार्ज इसमें एक ही है, 12%, एक ही सरचार्ज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। तो ये हो गया फर्म। ये हो गया फर्म। फर्म के अलावा नेक्स्ट इज जो हम लोगों ने पढ़ना है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का भी टैक्स का रेट बेटा 30% है, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। और इनका भी सरचार्ज जो लगेगा वो है 12%, इज एप्लीकेबल इफ नेट इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। इफ नेट इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। तो मैंने आज आपको 3 तरह के टैक्स रेट भी बता दिए मार्जिन रिलीफ के साथ साथ। ठीक है, आज हम लोगों ने पढ़ लिया कंपनी के टैक्स रेट, ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया फर्म्स का और एक लोकल अथॉरिटी का। एक लास्ट रह गया बेटा, और वो ना एक स्लैब में ही आना था, बट उसको ना उस स्लैब में नहीं आना था जो हम लोगों ने स्लैब रेट पढ़े थे ना पहले। स्लैब रेट्स वो वाले थे 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख वाले। तो इसलिए मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहा हूं जिसका स्लैब रेट बिल्कुल डिफरेंट है। तो स्लैब में तो था, मुझे याद भी था, बट मैं उस टाइम पर मैं सोच रहा था कि मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए उस टाइम पर मैं बताना नहीं चाहता था। यहां पर अब हम लोग लिखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, सब लोग लिखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो इसीलिए उस टाइम पर बेटा बताया नहीं। मुझे याद था कि मैंने आपको बताना है स्लैब रेट के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आएगा, बट स्लैब रेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको पूरा कंप्लीट होने के बाद ही बताऊंगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी सोसाइटी होती है? ये आपके मेंबर्स के लिए काम करती है, आपके मेंबर्स के लिए, अपने लिए काम करती है, आपके मेंबर्स के लिए काम करती है। इसलिए इन लोगों की जो भी इनकम होती है बच्चों, उस इनकम पर टैक्स लगता है, बट इनके रेट्स अलग हैं, स्लैब रेट्स अलग हैं। क्या है सर स्लैब रेट्स? आओ बेटा लिखते हैं। फर्स्ट 10,000 पर 10%। कोऑपरेटिव सोसाइटी ना प्रॉफिट मेकिंग, कभी भी उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, उनको होता है अपने मेंबर्स को फायदा दो, काम खत्म। तो इसलिए उनका प्रॉफिट होने की उम्मीद बहुत कम होती है, इसलिए बहुत ही कम इनकम पर टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है। पहले 10,000 रुपए के ऊपर ही 10%, अगले 10,000 रुपए के ऊपर 20%, बैलेंस जितना भी अमाउंट होगा 30%, प्लस
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। सर सरचार्ज लगेगा? बिल्कुल लगेगा। सरचार्ज at the rate of 12% is applicable if net income exceeds 1 करोड़ रुपीस। अगर नेट इनकम 1 करोड़ क्रॉस कर गई तो आपको सरचार्ज लगेगा 12% का। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा, बहुत ही आसान है, मजा आ रहा है। ठीक है, सरचार्ज 12% है, नेट इनकम अगर 1 करोड़ क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। और सरचार्ज के अलग अलग रेट्स हैं। फर्म्स के लिए हम लोगों ने पढ़ लिए, लोकल अथॉरिटीज़ के लिए पढ़ लिए। लोकल अथॉरिटी फर्म्स के लिए और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, सबके लिए एक हो गया, एक जैसा ही हो गया। कंपनीज का सबसे डिफरेंट है, और वो वाला तो और भी डिफरेंट था। उनका 10 से स्टार्ट होता है, 10, 15, 25 और 37% तक का सरचार्ज लगता है। समझ में आ गई बात? कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी एक एग्जाम्पल देख लें ताकि आपको याद हो जाए। आओ जरा कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कोई XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और इनकी नेट इनकम है 10 लाख रुपए। फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटी। आपको इनकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, ठीक है। नेट इनकम कितनी है? 10 लाख। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्या करेंगे? पहले 10,000 रुपए के ऊपर, पहले 10,000 रुपए के ऊपर 10%, यानी कितना टैक्स हो गया बेटा? 1,000। अगले 10,000 रुपए के ऊपर 20% का टैक्स, विच इज 2,000। और बैलेंस बच्चों 10 लाख रुपए की इनकम थी, कितना रह गया? 9,80,000। इस 980 पर 30% का रेट लगेगा, और मेरा ये टोटल टैक्स हो जाएगा कितना? 980 पर 30%, 2,94,000। 2,94,000। तो ये टोटल टैक्स हो जाएगा 2,97,000। ठीक है बच्चों, प्लस सेस तो, सरचार्ज तो नहीं लगेगा, क्योंकि सरचार्ज तब लगता है जब मेरी इनकम 1 करोड़ क्रॉस हो जाए। तो इनकम तो 10 लाख है। सेस लगेगा बेटा HEC एट द रेट ऑफ 4%, और 4% के हिसाब से 11,760 मेरा टैक्स हो जाएगा। टोटल हो जाएगा ये 3,08,760। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, हम उसकी बात कर रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने सारी एंटिटीज अब पढ़ ली हैं। अब बारी आती है एंड में रिवीजन करने की। अब हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे, एक बारी देख लेंगे कि सर क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया इसके अंदर। ठीक है, तो प्लीज सब लोग एक टेबल बनाएंगे जो मैं आपको सिखाऊंगा अभी, तो वो टेबल जरूर देखो। ये देखो, यहां लिखता हूं मैं पर्सन्स, तो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा हेडिंग में क्या? टैक्स रेट्स रिवीजन चार्ट। आप लोग भी अच्छे से बनाना इसको। मैं क्या करूंगा, सारे पर्सन एक ही जगह पे आ जाएंगे आपके बेटा, सारे। यहां लिखूंगा पर्सन्स, पर्सन्स के बाद लिखूंगा टैक्स रेट्स, टैक्स रेट के बाद मैं लिखूंगा सरचार्ज, क्योंकि हर एक के लिए सरचार्ज अलग अलग है। तो मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल की बात करूंगा सबसे पहले, और वो भी कौन से इंडिविजुअल? रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल।
ठीक है। रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात करें तो रेजिडेंट इंडिविजुअल पर जो स्लैब लगना है वो कौन से वाला लगता है बेटा? स्लैब रेट लगता है, स्लैब लगता है 2.5 लाख वाला, 2.5 लाख वाला, 5 लाख सॉरी 2.5 लाख वाला, 3 लाख वाला या फिर 5 लाख वाला। स्लैब समझ में आ गया ना? 2.5 लाख वाला, 3 लाख वाला या 5 लाख वाला। अच्छा, सरचार्ज कितना बेटा? रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए हम लोगों ने सरचार्ज पढ़ा, सरचार्ज का रेट है 10% अगर नेट इनकम कितनी एक्सीड कर जाए? 50 लाख। 15% अगर नेट इनकम कितनी एक्सीड कर जाए? 1 करोड़। 25% अगर नेट इनकम कितनी एक्सीड कर जाए? 2 करोड़। और 37% अगर नेट इनकम मेरी 5 करोड़ क्रॉस हो जाती है। अब मैं नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की बात करता हूं। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, स्लैब रेट सेम, सरचार्ज सेम। मैं बात करता हूं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। स्लैब रेट, अच्छा सॉरी, स्लैब रेट में एक चेंज है। स्लैब रेट में मैंने सेम तो लिख दिया, बट एक दिक्कत है ना, इनके ऊपर तो स्लैब रेट तो लगेगा, बट स्लैब रेट सिर्फ इनके ऊपर 2.5 लाख वाला ही है। इनके ऊपर 3 लाख 5 लाख तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। तो इसलिए इसको ठीक कर देते हैं। स्लैब रेट यहां पर भी स्लैब रेट जो लगेगा वो 2.5 लाख वाला ही लगेगा। एक ही कैटेगरी है ना, ये तो एक ही में आता है। और सरचार्ज जो है सेम। फिर हम बात करते हैं एजेपी की, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इसमें भी जो स्लैब रेट है वो एक ही है, 2.5 लाख वाला। और सरचार्ज जो होगा वो सेम, 10, 15, 25, 37। पॉइंट नंबर 5, यहां मैं कंपनी लिखता हूं बेटा। कंपनी में मैं यहां पे लिख देता हूं डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी की बात करो, या तो टैक्स लगेगा 30 या लगेगा 25। 25 आपको पता है कब लगेगा? जब 18-19 में टर्नओवर 400 करोड़ तक की रहेगी। सरचार्ज या तो लगेगा 7% अगर नेट इनकम 1 करोड़ क्रॉस कर गई, 12% अगर नेट इनकम 10 करोड़ क्रॉस कर गई। फॉरेन कंपनी की बात करें तो टैक्स का रेट या तो 40% रहेगा या 50% रहेगा। सरचार्ज की बात करें तो 2% अगर नेट इनकम 1 करोड़ क्रॉस कर गई, और 5% अगर नेट इनकम 10 करोड़ क्रॉस कर गई। इसके बाद आ जाता है फर्म्स। फर्म्स की बात करें तो फर्म्स के ऊपर फ्लैट रेट लगता है बेटा 30%, और सरचार्ज लगता है 12% अगर नेट इनकम एक्सीड कर जाए 1 करोड़ से। अब हम बात करते हैं बेटा, ऊपर एओपी बीओआई रह गया क्या? ओहो, चलो कोई बात नहीं, यहीं पे लिख लेते हैं एओपी बीओआई। ठीक है, इसका भी वही है ना, सेम एओपी बीओआई रह गया। आगे यहां पर आ जाएगा अब लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी, और लोकल अथॉरिटी का टैक्स का रेट है 30%, और जो सरचार्ज है वो सेम। 8, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स का रेट है बेटा, पहले 10,000 रुपये के ऊपर 10%, अगले 10,000 रुपये के ऊपर 20%, और बैलेंस अमाउंट के ऊपर 30%। तो आप लोगों के सामने कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो एक परफेक्ट एग्जांपल है अमूल। अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है बच्चों। इसी की तरीके से कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। बैंक्स में भी बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक खुलते हैं। नैनीताल कोऑपरेटिव बैंक है। तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स खुलते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के होते हैं, जो अपने मेंबर्स के लिए खोलते हैं काम,
जो उनका प्रॉफिट होता है, जो खर्चा होता है, वो जो पैसे कमाते हैं ना, वो लोग अपने ही मेंबर्स को दे देते हैं। जो उनकी कंट्रीब्यूशन होता है मेंबर्स का, उन्हीं को दे देते हैं। बैलेंस पर 30%। और लास्ट में अगर आप बात करोगे मुझसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के सरचार्ज की, तो वो भी सेम। तो ये है बच्चों टैक्स के रेट्स। आप लोगों के सामने सारे टैक्स रेट्स मैंने यहीं पर लिख दिए। बहुत ही आसान, मजेदार, इजी फॉर्मेट में। आप लोगों को कुछ याद नहीं करना, ये चार्ट बस चार्ट है, चार्ट को ही बस याद करना है। समझ में आ गई बात? तो आप लोग इस चार्ट को खाओ और इसको कंप्लीट करो। इस क्लास में ये वाली जो टॉपिक मैंने आपको एंड में टॉपिक बताया है, इनफैक्ट मैंने मार्जर लीव बताया है, वो बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के लिए आप लोग अपनी बुक रेफर कर सकते हो। मेरे पास जो मेरी जो बुक है वो आप रेफर कर सकते हो। आप लोग बुक के अंदर थ्योरी ज़रूर पढ़ो, और मैंने आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता दी हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। बाकी का क्लास अगली क्लास में करेंगे बच्चों, बाकी के टॉपिक। ठीक है? थैंक यू बच्चों, बाय बाय।